नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी, आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। देखने में लोग बोलते हैं कि बड़ा सरल लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं बड़ा कठिन लग रहा है। क्या प्रश्न वाकई में सरल पूछे गए हैं या इजी पूछे गए हैं, या कुछ उसमें हार्डनेस है, या कई क्वेश्चन में आपको डाउट बन रहा है, उन्हीं सब को यहाँ डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ संशय होगा उसको भी हम यहाँ क्लियर करेंगे। आज हमारे पास जो पेपर सेट है वो सी है, इसको हम देखते हैं और यहाँ हम आपको पेपर सेट सी के आंसर की भी दे देंगे, और पेपर तो सबके पास होगा ही। ठीक है, बात करते हैं हम पहले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। तो सबको पता है उड़ीसा है इसका आंसर, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपके आंसर की में पहला प्रश्न है इसका आंसर सी जाता है। ठीक है, भंडारण की बात है, उड़ीसा है, क्योंकि अभी हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है, ऑफलाइन क्लासों में जो पढ़ाई है वहाँ सारा हमने ये लिखाया हुआ है। इसके बाद बात होती है दूसरा प्रश्न जो है कि इस बार या वर्ष 21-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। तो ये आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन हम कहें तो इंडियन ज्योग्राफी के ही हैं, और तीसरा भी जो क्वेश्चन है वो भी आपका इंडियन ज्योग्राफी से है। इसमें बताया गया है कौन सा कथन सही नहीं है। इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सही नहीं वाले पर ध्यान रखना है आपको। तो एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, ये बात सही है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, ये भी बात ठीक है। परंतु जो ऑप्शन सी है वो कहता है अल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, जबकि ये प्रतिवर्ष घटित नहीं होती है। तो आप तीसरे का आंसर लगाएंगे सी। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो ये शुरुआत के जो चार क्वेश्चन हम सेट सी में देख रहे हैं ये सब भारतीय भूगोल के विषय हैं। अब सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आप देखें, इसको यदि एमपी का भी हम क्वेश्चन मान के चलें तो आप देखें ताप्ती आपको पता है 724 है, नर्मदा आपको 1312 है, और सोन आपकी 780 है, और कावेरी लगभग 800 के आसपास चलती है। और पूछा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि आप कौन सा टिक करोगे, नर्मदा टिक करोगे नदी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये लगातार जो चार क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्योग्राफी के ही हैं। ठीक है, और अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिम तट पर आया था। तो इसका आंसर है बी, तोफे। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हम किसमें शामिल रखेंगे। ये अभी जो लगातार 6 क्वेश्चन हम देख रहे हैं सब इंडियन ज्योग्राफी के हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। अरुणाचल प्रदेश है, क्षेत्र ज़्यादा है और जनसंख्या घनत्व हमें क्या है, कम देखने को मिलती है। तो इससे आपको एक यहाँ ये भी पता चल चुका है कि लगातार 6 क्वेश्चन या अभी तक कहाँ के देखने को मिल रहे हैं आपको, इंडियन ज्योग्राफी को कहेंगे हम। और सातवां भी हम इसको देखा जाए तो इसको भी हम भारतीय भूगोल का ही मानेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन को देखें आप तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या पूछा गया है, गुरु शेखर। तो कई बच्चों को चीज़ें याद हो जाती हैं साहब पढ़ते समय, पर यहाँ भी उन्होंने बहुत गलतियाँ की है, क्योंकि कई जगह अवरोही क्रम लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ उनका कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि आंसर दो बदल जाएंगे। यदि हिंदी के हिसाब से देखें तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, और इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन डी टिक करेंगे। तो गुरु शेखर की यदि आपको ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर है, और आप महेंद्रगिरी की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी की है 1501 मीटर, है ना। और अनाई मुड़ी की बात करेंगे तो ये 2695 है आपकी। और पचमढ़ी की तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश को आप ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। तो इस तरीके से ये सबकी हाइट है। फिर भी यहाँ जो दिक्कत होगी वो कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि जो अवरोही लिखा हुआ है और इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर लिखा है। ठीक है, तो हम इसको सातवां जो प्रश्न है इसको हम कहेंगे, हिंदी वाले यदि टिक कर रहे हैं इसको तो उनका ऑप्शन जाना है ए, और इंग्लिश को देखते हुए कर रहे हो आप तो ऑप्शन जाएगा क्या,
डी, तो कंफ्यूजन ना करें आप इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी तक जो 7 क्वेश्चन आप देख रहे हैं सरल ही है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है ये भी का है, भारतीय भूगोल का है। तो भारतीय भूगोल को आपको ध्यान रखना है अगले बार के लिए, इस बार जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ देखना है हमें कि युग्मों का सही मिलान करना है कूटों में। तो यहाँ नदियाँ लिखा है, उनका उद्गम क्षेत्र लिखा हुआ है। तो देखो आप ताप्ती को ध्यान रखें। मान के चलो आपको भारतीय ज्योग्राफी अभी नहीं आती है, तो ताप्ती कहाँ से निकली है? सतपुड़ा से, ठीक है। तो आपका तीसरे का पहला ऑप्शन जाता है, ठीक है। और कावेरी आपको पता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है, साबरमती राजस्थान से है, मेवाड़ पहाड़ियाँ, और दामोदर छोटा नागपुर पठार। ये छोटा नागपुर पठार को जो दामोदर नदी होती है 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है? बीच से निकलती है, यानी 2 बराबर हिस्सों। अभी हम जब भारतीय ज्योग्राफी यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। इसका आंसर हम देखें तो आंसर होगा आपका पहले का कावेरी का ब्रह्मगिरी, दूसरा साबरमती का मेवाड़, ताप्ती का आंसर सी होगा आपका, सी सेट के हिसाब से, ठीक है, जो हम आपका सेट सी डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं 9वां क्वेश्चन की। ये भी भारतीय ज्योग्राफी का है, यानी भारतीय भूगोल की बातें हो रही। इसमें लिखा है 50% से अधिक कोयला प्राप्त की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि लिखा है कि भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक होता है? तो झारखंड, उड़ीसा स्पष्ट दिख रहा है, यही आपका पूरा सब खनिज वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन इसके हिसाब से देखा जाए तो 9 का हम टिक कर देंगे आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है कि वर्ष 21-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो दलहन में मध्य प्रदेश है, इसमें तो बिल्कुल आपको संशय, इसको एमपी के क्वेश्चन से ही हम कह सकते हैं। तो 10 का आपका आंसर होगा सी। इस तरीके से हमने पहले 10 क्वेश्चन देखे, ये आपके आंसर की हम बनाते जा रहे हैं। अब बात आती है कि वर्ष 2024 में, इसको पॉलिटी का क्वेश्चन माने, ठीक है। वर्ष 2000, अच्छा एक मोटा मोटा हम देखें तो लगभग 10 क्वेश्चन है, तो इसको हम देखा जाए तो हम 10 क्वेश्चन को इसको हम भारतीय भूगोल में रख सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया है? तो आंसर तो सुधा मूर्ति है, और इनको 8 मार्च 2024 में इनका कराया गया है, और एन.आर. नारायण इनके पति हैं, और आपको पता है ऋषि सुनक के ये, यानी ऋषि सुनक इनके दामाद है। ये सारा आपको मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको फिर भी कंफ्यूजन बना होगा बच्चों को। अब 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने जो क्लासेस आपकी स्टार्ट की हैं यूट्यूब पर, तो करंट की हमने 3 क्लासेस ली है। एक आईपीएल की लिया था, एक हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संबंध में लिया था, और एक हमने पद्म पुरस्कार के लिया था। तो हमने जब आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते समय यदि आप वीडियो देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, कि हमने वहाँ स्पष्ट कहा था कि हम इसको केवल एमपीपीएससी के हिसाब से ही ये वीडियो बना रहे हैं। तो क्योंकि हमने सारे अर्जुन अवार्ड को डिस्कस नहीं किया कि मध्य भारत में 26 को मिले, हमने मध्य प्रदेश के उन 4 को डिस्कस किया था। यानी हमने ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, है ना, सुशीला चानू, ये ग्वालियर एकेडमी में थी, और वैसे तो आपकी ये पूर्वोत्तर राज्य या मणिपुर से संबंधित थी, और प्राची यादव ग्वालियर से है, और ये आपकी विकलांग थी, यानी इसको हम कह सकते हैं, है ना, दिव्यांग थी, और इन्होंने भी प्राची यादव, और शिवेंद्र सिंह आपके पूर्व कोच थे। तो ये पैरा कैनो जो खिलाड़ी थे आपकी सी, आप इसको देखें। हमने करंट अफेयर में 3 क्लास ही ले पाए हैं, पर उन 3 क्लास को ही हम देखें तो 2 क्वेश्चन हमारे आए हैं। एक हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और एक हमने पद्म पुरस्कार पढ़ाए थे, तो पद्म पुरस्कार को भी उन्होंने इनडायरेक्टली पूछे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमने प्राची यादव के बारे में बताया था कि साहब लोग बहाने करते हैं, जबकि इससे सीखना चाहिए, ग्वालियर से संबंधित थी ये आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम। क्वेश्चन सेट सी की बात हो रही है ना, तो आप आंसर की भी हम यहाँ बताते जा रहे हैं, और क्वेश्चंस को भी यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि उनका लेवल कहाँ है, कहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अब आता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करती है, पूरे मध्य प्रदेश में है, और ये योजना 2023-24, 25-26 तक की अवधि में, यानी उसका आंसर क्या होना चाहिए था आपका? डी आंसर है, 13 का डी, 13 का आपका डी होता है। अब आते हैं हम 14 पर।
ठीक है, ये सब एमपी के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। और यहाँ ये भी बता रहे हैं क्योंकि हमारी क्लासेस अभी ज़्यादा नहीं हुई, हिस्ट्री की 38-39 एमपी हिस्ट्री क्लासेस हुई हैं और मध्य प्रदेश की भूगोल की तो एक ही क्लास हुई है, पॉलिटी की हमारे यहाँ 6 क्लासेस हुई हैं और करंट की 3, उसमें भी यहाँ क्वेश्चन फंसे हैं। हमने 3 क्लासेस ली मात्र करंट की, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं हम 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से समृद्ध है। ये भी हमने पद्म भूषण पद्मश्री जो मध्य प्रदेश को मिले हैं उनके हमने इन चारों के बारे में आपको डिस्कस करके बताया था। तो ये भी बताया था हमने कि इन 4 जो मिले हैं मध्य प्रदेश में, इसमें से 3 कहाँ से हैं, मालवा रीजन से है, 2 उज्जैन से, 1 देवास से है और 1 आपके ग्वालियर से थे। तो हमने क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी हम जो चाह रहे थे कि हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करें, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, 1 महीने 1.5 महीने से हम पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। इसको हम जब 2025 में जो अगला प्री आने वाला है वहाँ तक हम ये पूरा सिलेबस जब लोड करेंगे तब हम यहाँ बाकायदा स्क्रीनशॉट्स के साथ बताएंगे कि ये बात हमने आपको पढ़ाई थी और जस्ट नोट्स से उठकर आ रही है। अभी भी जितने भी हमने वीडियो डाले हैं करंट का ही देख लें, अब हमने 3 वीडियो ही बनाए हैं और उसमें से आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ओम प्रकाश शर्मा उज्जैन से संबंधित है, यानी 14 का आंसर क्या है, डी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, इसमें बात आई है सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्तकर्ता कौन है। यदि आप यहाँ भी दिमाग लगा लेते तो आप देखते कि सारे जो नाम है वो विदेशी दिख रहे हैं और राधा कृष्ण राव आपको टिक कर देना चाहिए था सी। ये करंट के हैं, ये हमने नहीं कराया क्योंकि करंट की हमारी क्लास से अभी हो ही नहीं पाई थी पूरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। बिल्कुल फेमस खिलाड़ी हैं डी गुगेस, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं। इसमें है लमहेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क स्थापना की है। यदि हमारी आपने हिस्ट्री की सीरीज देखी हो तो हमें नव पाषाण काल जब पढ़ा रहे थे उनके हम स्थल बता रहे थे तो हमने जबलपुर में कुछ एविडेंस बताए थे आपको, लमेटा घाट, वहाँ हमने गांव ना बोलकर लमेटा घाट बताया था जहाँ मानव की बस्तियाँ मिली हैं। ठीक है ना, तो हमने वहाँ कई घाट लिखाए थे जबलपुर के जो नर्मदा नदी किनारे थे। तो आप यदि आप हिस्ट्री की ही वीडियो यदि आप नोट्स बना रहे होते तो आप ये क्वेश्चन आसानी से टिक कर जाते। ऑप्शन नंबर बी है इसका। ये हमारे क्योंकि अभी हमारी क्लास ही नहीं हुई है उसके बावजूद भी आपको नोट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर डी है। ठीक है, श्री न्यायमूर्ति अजय मणिकर राव खान बिलकर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे आप। 19 नंबर की बात करते हैं हम, यानी 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी आपको याद हो, डॉक्टर मोहन यादव जो आपके सीएम है उन्होंने ही विधानसभा में भोपाल में जब आप उज्जैन के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने वैदिक घड़ी के बारे में बताया था। मतलब हाल में ही ये बड़ा अपडेट चल रहा था और बड़ा सरल था। तो इसका आंसर होगा सी उज्जैन। और अभी हाल में ही जो क्रिकेट हुआ है, जितने भी बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनके लिए तो बहुत आसान था। ये जो जीत हुई है वो 4-1 से भारत जीता था, बड़ी बुरी तरीके से हराया था इंग्लैंड को। और आपका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। और मध्य प्रदेश के सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप देखें, देखने में सबको क्या टिक करोगे, सबसे पहले उज्जैन टिक कर रहे हैं, इंदौर टिक कर रहे हैं, पर किसी का ध्यान देवास पे नहीं जा रहा है। तो देखने में सरल लग रहा है क्वेश्चन, फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन किया है, इसलिए हम आपको बताएंगे। आखिरी में कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बच्चों से गलतियां हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राक फास्फेट झाबुआ में होता है, सब जानते हैं राक फास्फेट का यूज क्या होता है, उर्वरक उद्योग में होता है। तो 22 का बी। ये तो सरल से क्वेश्चन थे जो आपको आसानी से हो रहे थे। 23 का देखें तो 21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा उत्पादन है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, लोग द्वितीय और प्रथम में फंसे हुए हैं क्योंकि क्षेत्रफल की बात कही है। आप लगाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन करते हैं। देखो, अब बात पूछी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की बात पूछी है, भोपाल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। ये क्वेश्चन पहले भी आया है एमपीपीएससी में, जब पूछा था कि जो आपकी भेल है वो कब महारत्न कंपनी बनी, तो 2013 में बनी है। तो किसके सहयोग से है, ब्रिटेन के सहयोग से है। तो 24 का
डी लगाएंगे आप। 25 में बात हो रही है कि साहब 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। जनसंख्या ज्यादा कहां देखने को मिलती है? इंदौर में है, पर उस प्रतिशतता के आधार पूछ रहा है तो आंसर क्या टिक करोगे? भोपाल। इस क्वेश्चन को हम टफ नहीं मानते, फिर भी हाँ कंफ्यूजन हुआ होगा, कई लोग जल्दबाजी में जो क्वेश्चन लगाते हैं वो इंदौर ही टिक कर गए होंगे, इस तरह की गलतियां हुई हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। आप देखें बाण सागर जो परियोजना है वो 3 राज्यों की है ना, तो ये राजघाट जो सब एमपी और यूपी के ही सब में चल रहे हैं, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 4 राज्यों को मिलती है। आंसर हो जाएगा डी। ये सरल सा क्वेश्चन ही है, ठीक है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किस, अब बात मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा होती कहाँ है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व में ही तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब दक्षिण पूर्व में मानसून कहाँ से आएगा? तो दक्षिण पूर्व में जो मानसून आता है बंगाली खाड़ी से होकर आता है, ठीक है। और जबकि मध्य प्रदेश में तो दोनों ही शाखाओं से पानी ज्यादा गिरता है, दोनों ही मतलब अरब सागर से भी और बंगाली खाड़ी से। फिर भी क्योंकि प्रश्न उसने दक्षिण पूर्व कहा है तो आपको यदि मैप याद हो तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या जा रही होगी। 28 पे बात करते हैं मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? भाई बैसाल चट्टानों से हुआ है, जो लावा मृदा होती है। और क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी तो देखने नहीं मिला है मध्य प्रदेश या भारत में, क्या है दरारी ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिलता है जो हमें दरार से फैला हुआ है। तो पूरा दक्कन हुआ आपका, महाराष्ट्र वाला रीजन हुआ, मालवा आपका मध्य प्रदेश का पश्चिमी है, यहाँ हमें ज़्यादा विशाल चट्टानें ठोस देखने को मिलती है। पूरब साइड भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, परंतु वहाँ नदियों द्वारा काफ़ी अपक्षय हुआ है। तो कहाँ है? काली मिट्टी होती है, बैसाल चट्टानों से काली मिट्टी होती है, ठीक है। तो बहुत सरल सा था कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता था? बैसाल। 28 का हम सी टिक कर देंगे। बात आई 29 नंबर क्वेश्चन। 29 पर आई कि मध्य प्रदेश का बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? हम कुशाग्र आईएएस में हमारे वीडियो पढ़े हैं, फॉरेस्ट के पुराने पिछले साल के, हमारा वहाँ लिखा हुआ है, हमने जब मध्य वनोपज वगैरह पढ़ा रहे थे तो बांस का 1973, आप वहाँ भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए हम इसको ये नहीं कहेंगे, पर हाँ जितनी भी क्लासेस हुई हैं जो भी हमारे यहाँ से आया है वो हमने आपको सारा डिस्कस किया है। देखो विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, इस पर बड़ा डाउट बना हुआ है। इस पर डाउट बनेगा अमरकंटक पठार पर और भांडेर पठार पर। फिर भी इस पर क्योंकि तीसरे में इसमें आयोग जो फैसला करता है, क्योंकि इसको हम ए आंसर और या तो इसको हम क्या कहेंगे सी की तरफ ही जा सकते हैं। तो इसको अभी डाउट है तो अभी बना हुआ है, ठीक है। अब ट्विटर के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो जो उसने संस्थापक पूछा, उसने ये नहीं पूछा किसने खरीदा है। तो आप ध्यान रखेंगे संस्थापक की बात आती है तो आप ऑप्शन ए टिक कर देंगे, जैक डोर्सी। अब इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो इसका जो मूल नाम आपको बता दें हम, द ट्यूरिंग टेस्ट है, ठीक है। तो इसको आप 32 का बी कर लेंगे, जैसे आप कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है आपके। और ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं, यदि आपने थोड़ा भी गवर्नेंस को देखा होता तो आप आराम से टिक करते। फिर भी ये क्वेश्चन हम उतना नहीं बोलते, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होगा क्योंकि लोगों ने सरकार और संसाधन में डाउट हुआ होगा। इसका आंसर जो आप टिक करेंगे वो होगा ए, यानी 33 का ए। चलिए अब ये तो बड़ा सरल था 34 नंबर का। उन पेशावरों और व्यवसाय लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशावरों से जुड़ना चाहते हैं। आप देखते हैं लोग जॉब के लिए तलाश करते हैं तो अपना लिंक जो आपका लिंक्ड इन है इस पर क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल अपलोड करते हैं ताकि यहाँ एचआर वगैरह उनको देखते हैं। तो जो साधारण सा भी यदि थोड़ा सा भी जागरूक होगा बच्चा तो आपको टिक कर सकता था, यानी 34 का हम डी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक शाखा है तो ये मशीन लर्निंग कहलाती है आपको, डी। ये भी आपका ऑप्शन डी है। 36 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ होता है तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, ठीक है। इसको ध्यान आप रखना चाहिए थे, कंसोर्टियम। ये आपका आंसर हो गया आपका 36 का भी डी। 37 में चलते हैं, देखो कुछ फुल फॉर्म आते हैं तो इसको हम टिक करेंगे, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इसको लिए तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा।
अच्छा, यूनिक्स जो सुपर कंप्यूटर वगैरह में होते थे, इसका पूछा है केंद्रीय भाग कौन सा है, तो इसका केंद्रीय भाग होता है कर्नल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। इसमें डाउट बना होगा बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने इस पर आपको बताएं तो स्पैमिंग और आपका फिशिंग में डाउट हुआ, जबकि इसका आंसर, क्योंकि जो आपका इस पे मेकिंग होता है वो ईमेल के लिए होता है, जबकि फिशिंग में दोनों होता है, ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के लिए। तो ऑप्शन नंबर हम सी टिक करेंगे इसमें, 39 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा है जो आपका कुरटली क्या है, तो इसमें भी देखो सोशल नेटवर्क साइट तो थी नहीं, है ना, ब्लॉग और इंटरनेट फोरम भी नहीं था, इसका आंसर था सर्च इंजन। हाँ, ये क्वेश्चन टफ था, हम इसको सरल क्वेश्चनों में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो ये 40 नंबर तक की आपकी आंसर की साइड लिख दी है। अब हम 41 नंबर, यहाँ या तो हम 41 नंबर, यहाँ देखो G20 पर तो क्वेश्चन आना ही था, है ना, यदि क्योंकि हमारी करेंट क्लास नहीं हो पाई पूरी तो हम नहीं कह सकते आपसे, फिर भी इसमें पूछा है पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था, तो वाशिंगटन DC USA में हुआ था 2008 में, बना भली 99 में था, पर इसका जो पहला वो होता है सम्मेलन वो आपका 2008 में होता है, और आंसर नंबर बी हो जाता है। 42 क्वेश्चन देखेंगे, वैधानिक तरलता अनुपात, है ना, SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था, ऑप्शन आप बी टिक करेंगे। ठीक है, 43 देखें हम, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था, आप टिक करेंगे ऑप्शन ए। और ये 44 जो क्वेश्चन है ये लगभग 2017-18 भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है, 5 से 10% है। यहाँ भी डाउट बना हुआ है कि वो 5 पूछता है ना, 5% कहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी या इसमें ए में क्या है, डाउट है। ठीक है, तो जहाँ डाउट है वहाँ हम 2 ऑप्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति जो परियोजना है वो किस लिए है, तो आपको याद हो कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमजरी और ड्रोन डेटा जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, यानी ऑप्शन आप बी टिक करेंगे, 45 का बी। हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखें कि समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है, ऑप्शन सी है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेंगे। 47 क्वेश्चन नंबर कहता है 22-23 में मध्य प्रदेश और भारत के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान के स्तर 2011-12 कीमतों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, यानी ऑप्शन नंबर आप बी टिक करेंगे। इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा दे तो भी आपसे क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, 47 क्वेश्चन हमने आपको दिखाए। अब आता है GI टैग चिन्नौर चावल को उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जिले, ये तो पिछले साल से इंपॉर्टेंट चल रहा है क्वेश्चन, बालाघाट है। ठीक है ना, 49 देखें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो इस क्वेश्चन को भी आप करते, इसमें मल्टीपल जो ऑप्शन चॉइस वाले होते हैं कि पिछले साल केले को ध्यान रखें आप, बुरहानपुर केला के लिए फेमस है, तो आप तीसरे का यदि पहला लगाते तो आपको तीसरे का पहला बी ऑप्शन मिल जाता। अच्छा ठीक है, और फिर आप मान लो चलो आपको यहाँ भी डाउट हो रहा था तो अशोकनगर चंदेरी साड़ी के लिए है, चंदेरी अशोकनगर जिले के अंतर्गत, तो चंदेरी साड़ी कहाँ होगी, अशोकनगर में होगी। अब वो कह रहा है महेश्वर साड़ी और टाइगर प्रिंट, तो महेश्वर कहाँ है, खरगोन में है, और टाइगर प्रिंट जो बाघ प्रिंट वगैरह जो है वो महेश्वर के ही रीजन के आसपास का या खरगोन जिले के रीजन को आसपास मान लेते हैं, बाकी तो धार में देखने को मिलता है। और मंदसौर लहसुन के लिए है, और यदि आप केवल बुरहानपुर को यदि आपको पता होता केला है तब भी बहुत आसानी से आप टिक करते 49 का बी, तो इन मल्टी वाले में कई बार बड़ा फायदा भी हो जाता है। हाँ, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर
सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया। यदि आप इंग्लिश मीडियम का देखते पेपर तो देखो इसमें आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं कि एस्पिरेंट जो होता है वो 0 से 49 होगा और अचीवर क्या होता है 100 होता है, तो आपको वहाँ या उसको हिंदी में मीडियम से हो तो भी दिक्कत थी, आप आकांक्षी ध्यान रखते तो भी आपका क्वेश्चन बन जाता है और अचीवर को 100 होता ही है। ठीक है, तो हम उसका ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन आसान नहीं है। अच्छा, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये धार में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग इसको देवास टिक कर रहे हैं इसलिए आपको हम बता दिया। ये आपके 50 हो गए हैं। अब हम अगले 50 को और डिस्कस करते हैं। आंसर की मिला लें आप और क्वेश्चंस को भी हम बोलते जा रहे हैं और थोड़ा डिस्कस भी करते जा रहे हैं कि पेपर की क्या मनोस्थिति रही है और पेपर अंदर से भी पूछा जाने लगा है। इसको हम आसान पेपर नहीं कहेंगे और बहुत सारा डाउट्स क्रिएट होता है, बाहर से कुछ भी कहें, जब जो बच्चा एग्जाम में बैठता है उस पर प्रेशर अलग ही रहता है और 2-4 साल से तैयारी कर रहा है वो अलग ही प्रेशर में खेलता है। तो अब हम देखते हैं मोहनखेड़ा जैन तीर्थ कहाँ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 51 को डील कर रहे हैं। ये आपका धार में है यानी ऑप्शन बी। आंसर की भी बनती जा रही है आपकी सेट सी की। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। ये बहुत सरल था। ये अभ्यरण पूछे गए हैं तो बोरी अभ्यरण कहाँ है? बोरी तो होशंगाबाद में, गंगू पन्ना में है ना। जो आपका करेरा है वो शिवपुरी में, घाटी गांव ग्वालियर में, इंदौर में है नहीं। इंदौर में है क्या? राला मंडल है होता। तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे क्योंकि उसने पूछा है कौन सा युग में, गलत है। 53 नंबर क्वेश्चन देखें, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन सी कहेंगे। टफ है क्वेश्चन, जिन्होंने ढंग से जनजाति पढ़ी होंगी, क्योंकि जनजाति हमने कहा था कि हम पढ़ाएंगे पर क्योंकि समय कम मिल पाया उसमें से 50-60 वीडियो, 50 के आसपास वीडियो भी आपके अपलोड हो पाए। हाँ, अगले सीजन तक हम लगभग तो नहीं कहते पर 50-60-70% आपका यूट्यूब पर सिलेबस करा देंगे सही से। 54 देखते हैं, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? तो ये सी है, ख्याल गायकी से है, इंदौर घराने से है। इनके जो पुत्र होते हैं कि कृष्णराव, उन्होंने इनके नाम पर कॉलेज भी रखा हुआ है नाम। ठीक है, पर अभी उसका डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको जब हम टॉपिक पे होंगे तो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी हम पढ़ा रहे हैं पर हिस्ट्री अभी तक हम यहाँ पहुँच नहीं पाए। ठीक है ना, अभी हम दिल्ली सल्तनत मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, तो इसको भी हम देखें तो राजा बख्तबली साहेगढ़ के हैं, है ना। अभी हम पढ़ाएंगे जो बुंदेलखंड रियासत वगैरह सारी कराएंगे आपको, तो सब ये जिन नाम जो लिखे हैं आपको बड़ा आसानी से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो मुराद अली महू के हैं, राजा दौलत सिंह नेमार के हैं, राजा मर्दन सिंह भानपुर के। ये ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी बनता है। ठीक है ना, दूसरे का, पहले का, चौथा, तीसरा, दूसरे का। राजा मर्दन सिंह भानपुर यानी पहले का, दूसरा। इसको देखना है, मर्दन सिंह देखो जो है तो एक और ऑप्शन ए होगा। क्योंकि राजा मर्दन सिंह जो है वो भानपुर के थे और राजा दौलत सिंह नेमार के, तो ऑप्शन पहले का देखा जाए तो दूसरा जा रहा है और राजा दौलत सिंह का नेमार जा रहा है। तो इस हिसाब से तो जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, 55 का ए। ठीक है, और कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट में जरूर करें, तब उसको हम अलग से भी आपको वहां बता देंगे। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ में सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? उल्लेख की बात हो रही है, तो ये हमने पढ़ाया है। आप यदि एमपी की हिस्ट्री देख रहे हो तो हमने आदि ऐतिहासिक काल जब मध्य प्रदेश में देख रहे थे तो हमने बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता को देखते हैं और वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के एविडेंस हमें मध्य प्रदेश में नहीं मिले तो हमने उसको नहीं देखा। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो सत्संद और प्रदेश पर निवास करते थे, यानी हमें उनके भी सबूत यहाँ
नहीं मिले। जबकि उत्तर वैदिक काल के हमने कुछ पॉइंट लिखाए थे, तो वहाँ हमने कहा था शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा नाम से कहा गया है। आप जाके ये हमारा मतलब जो हमने पढ़ाया है उसी से आया है। ऑप्शन हो जाए इसका ए, 56 का ए। 57 भी हमारे ही नोट से आया हुआ है, जो अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसमें पूछा गया है किस ताम्र पाषाण युग स्थल को वराह मेहर की जन्म स्थल कहा गया, काय था। और हमने 2 एड्रेस लिखाए थे, यदि आप देखें अभी जाके वीडियो, तो उज्जैन जिले के तराना तहसील का एक पूरा स्थल है ये। और उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा की ओर चंबल की सहायक नदी काली सिंध के दाहिने तट पर है, ये भी बताया था। और बताया था वहर मिहर जो विक्रमादित्य द्वितीय के 9 रत्नों में थे, उनकी प्रसिद्ध ग्रंथि बृहद जातक आप देख सकते हैं। उन्होंने बृहद जातक में स्पष्ट किया है कि उनका जो जन्म है वो काय था उज्जैन में है। वो काय था क्योंकि अब नगरीकृत हो गया तो उसकी खुदाई वगैरह नहीं हो पा रही। तो ये हमारे ही नोट से आपको सीधा, क्योंकि अभी क्लासेस हो नहीं पाई, इसलिए आपको सारी चीज़ें हम यहाँ कह नहीं पा रहे हैं। पर जितना भी हुआ है, जैसे आपका 58 नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी हमने कराया हुआ है। जब हमने गुप्तों के अभिलेख बताए थे तो हमने वहाँ आपको 10 पर अभिलेख के बारे में बताया था। ये बताया था विश्व का पहला विज्ञापन के रूप में देखने को मिला। रेशम बुनकरों की बात लिखाई थी हमने, यह भारत के विज्ञापन परंपरा का प्राचीन उदाहरण भी है। और 10पुर को पश्चिमीपुर भी कहा गया है। अब इसमें पूछा गया कि भवभूति इसके लेखक है, तो ये गुप्तकाल की बात है। गुप्तकाल कब से चालू होता है? 240 से लेकर हम 550 के आसपास मान सकते हैं, यानी 300 वर्ष के आसपास। जबकि जो आपकी भवभूति संस्कृत के विद्वान है, ये 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखने को मिलते हैं और कन्नौज के दरबार यशोवर्मन के दरबार में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखा जाए तो 58 का डी है। तो ये सारे हमारे किससे आ रहे हैं, जो अभी हम वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। कोहबर क्या है? जो बघेलखंड का एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। ठीक है, ये हो गया आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखें हम, तो ये टफ है क्वेश्चन, ये आपसे नहीं बनता। यदि आप ज़्यादा डेप्थ पढ़े होते तभी इस क्वेश्चन को करते कि यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचिता कौन है। आंसर तो आपको बता दे रहे हैं, वासुल कवि हैं, यानी 60 का वी है। अब आते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। 61 में है गुहा मंदिर के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? हमने पढ़ाया हुआ है। कहाँ पढ़ाया हुआ है? हमने राष्ट्रकूट वंशों को हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो हमने कहा था आपको कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में क्या बनाया था? कैलाश मंदिर बनाया था। तो कृष्ण प्रथम कौन थे? दंती दुर्ग के चाचा थे। दंती दुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में देखे जा रहे थे। और ये क्या थे? क्योंकि दंती दुर्ग के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके चाचा कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठे थे। सारा पढ़ाया हुआ है, क्लास में ही पढ़ाया हुआ है। आप चाहें तो अभी भी वीडियो जाके राष्ट्रकूट का देखें, आपको एविडेंस मिल जाएगा। 61 का हम बी टेक करेंगे। तो कहने का आशा ये है कि क्लासेस अभी उतनी नहीं हो पाई हैं, फिर भी आपको जितना हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया है? अथर्ववेद बड़ा सिंपल है, सभा समिति नामक समिति का उल्लेख है, प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णित हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। लोग इसमें ऋग्वेद में तो साहब उनका उद्भव बताया कि 9 बार 7 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन देखें हम। 63, हाँ, ये बड़ा डाउट चल रहा है। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? लोग गायत्री मंत्र बता रहे हैं, जबकि गायत्री मंत्र साहब ब्राह्मणों का है, बसंत ऋतु में होता है उनका जनेऊ पूजन वगैरह, जो उपनयन संस्कार है ना। तो इसका जो आंसर टिक करेंगे आप करोगे त्रिष्टुभ मंत्र, क्षत्रियों का होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में होता है उनको उपनयन संस्कार। आंसर नंबर 63 का डी, बड़ा इंपॉर्टेंट रखना। और इससे यही पता चल रहा है कि जो हिस्ट्री का सिलेबस बदला है वो पूछा जा रहा है डिप्थ से। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे सरल क्वेश्चन है, ये ना बन रहा हो तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे पहला ये भी हमने बताया हुआ है, ये एमपी की हिस्ट्री में बताया हुआ है। ये सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, बाकी 3 वेदों की फिर आपके उत्तर वैदिक की मिलती है, तो सब बताया हुआ है। 64 का ए हो गया। चलिए हम देखते हैं 65 नंबर। ये क्वेश्चन अंदर से पूछा गया है। अष्टांग योग के अंतर्गत किस अंतरंग साधना कहा जाता? तो अंतरंग और बहिरंग कुल मिला के 8 होते हैं, तो इस यहाँ बात पूछी गई है अंतरंग की, तो उत्तर हो जाएगा डी। क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, हम सब कराएंगे आपको टॉपिक, तो वहाँ डिस्कस किया जाएगा। केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज का भाई राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र ठाकुर बने, उन्होंने ही केशव चंद्र को क्या बनाया? वो बनाया प्रधानाचार्य, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बाद में इन दोनों में मतभेद हो गया था, पर यहाँ डिस्कस नहीं करा जा रहा है। गांधी जी ने किस आंदोलन में बेल्स के राजकुमार का बहिष्कार किया? तो बेल्स आए थे
आपके 1921 मुंबई आ रहे थे, वो आंदोलन कौन सा चलेगा? यदि आपको 1921 याद होगा तो आप आराम से टिक करते कि असहयोग आंदोलन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 68 की बात करते हैं। के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा है कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिक थे? इस क्वेश्चन में जो मुझे लगता है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाकी बहुत सारे लोग इसको दादा भाई नेहरू जी भी टिक कर रहे हैं, पर हम तो ऑप्शन सी की तरफ ही जा रहे हैं फिलहाल। इसको डाउट हो कमेंट में करें, हम भी और देखने के बाद और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे, ठीक है ना। बंगाल भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि आप नोट्स वगैरह पढ़ रहे होते तो आप आराम से टिक कर जाते, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आंसर बी। 70 को देखें हम। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग का है? तो ये न्याय विभाग के है, इसके जो अधिकारी होता है वो आपका कंटक शोधन होता है, ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें बात की गई है कि बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, फिर भी इसमें डाउट बना हुआ है ना, कोल में भी डाउट बना हुआ है, और क्या पता आयोग पौंड और कोल को दोनों को ही दे दे, फिर भी हमें जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो आपका ए है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? यदि आप इसमें महिलाओं को नोट कर लेते तो आप टिक कर जाते कि राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, यानी सी ऑप्शन। 73 को देखें। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? अभी हाल में ही शिवराज सिंह द्वारा ही कराई गई इसकी घोषणा। वीर शंकर साय, रघुनाथ साय राष्ट्रीय सम्मान, ऑप्शन बी की बात की जाएगी। 74 की तरफ बढ़े। इसमें पूछा गया है आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चलती है? तो सी बिरसा मुंडा के नाम पे। यदि आर्थिक वाली बात की जाती तो टांटिया भील होती, फिर भी इस पर डाउट हो सकता है, हम ये नहीं कहते हैं, अभी आपको आयोग पर डिपेंड करता है। आप फिर अभी हमें जो सही लगता है वो आपका उत्तर सी। ये बान्या जो जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठित बान्या का स्थापना वर्ष हुई है, ये 1980 है, डी टेक कर लेंगे आप, है ना। अब ये जो फैक्ट होते हैं डेट वाले, उसको आपको याद ही करना होता है, ठीक है ना। महान टांटिया भील किस, ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई समझने का था ही नहीं कि भाई किससे है। सी है, भील जनजाति से है। और स्वतंत्र सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई, यदि इस पर भी किसी को डाउट हो जाए, ये भी भिलाला से ही है। और भिम्मा जनजाति, इसमें बड़ा डाउट बन रहा है, मंडला, डिंडोरी और शहडोल वाला रीजन है, तो इसको हम अभी 77 हो गया, 78 जो क्वेश्चन नंबर, इस पर हम डी डाउट लिख दे रहे हैं कि इस पर डाउट बन सकता है, ठीक है। 79 की बात की जाए, फिर भी अब कौन सा टिक किया जाए, तो हम तो बी की तरफ हैं, क्योंकि इसको मंडला, डिंडोरी और शहडोल रीजन में भी देखने को मिलता है। भिम्मा जनजाति तो अभी आपको नेट पर सर्च करने में दिक्कत होगी, ठीक है। स्वर्गीय श्री बादल भोई छिंदवाड़ा के हैं साहब, ये कौन है? क्रांतिकारी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। 80 पर आते हैं। मंडवारा त्यौहार, ये तो उसमें कोई समझने का था ही नहीं, ए है, फिर भी हाँ लोगों को दिक्कत हुई होगी, इसको हम सरल नहीं कहेंगे। 81 में बात की जाए, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन किया है लोगों ने, बी और सी में खेले हैं। बी और सी में खेले का मतलब, पहले क्वेश्चन सुन ले। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? आंसर हम बता दे रहे हैं, बी है, पर इसमें बड़ा कंफ्यूजन बना लगा लोगों को, ठीक है ना। अब डिस्कस अभी यहाँ नहीं कर रहे हम, एक आध क्लास के बाद फिर करेंगे, जिन प्रश्नों पर ज़्यादा डाउट होगा उनको हम अलग से ही लेकर आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। तो विधि का यहाँ रोल नहीं रखते हैं, यानी नहीं पूछा है पहले, तो आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन तो ए टिक होगा, ठीक है ना। 83 संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों को विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन हमको सरल क्वेश्चनों में नहीं रखते हैं, जिन्होंने ढंग से पॉलिटी पढ़ा होगा वही क्वेश्चन को टिक करेंगे, अन्यथा कोई इनको छू भी नहीं पाएगा। हाँ, ये बड़ा सरल था। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ये तो भोपाल था, इसमें कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। 85 को देखें,
ये आपके महाधिवक्ता से था, अनुच्छेद 165। हमारी सीरीज में अभी हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कराया है, राज्यपाल पढ़ाने ही वाले थे पर उसके पहले पेपर हो गया है, क्योंकि भाई चैनल ही बहुत अभी चालू हुआ है, महीने 1.5 महीने पहले कितने वीडियो हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम पढ़ाएंगे, अभी हम क्लास लेंगे कल परसों में राज्यपाल की, तो आप वहाँ देखेंगे, हम इसको बड़ा डिटेल से ही देखेंगे, एक या 2-3 वीडियो में ही हम राज्यपाल को कनेक्ट कराएंगे। तो कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कार्य है, बिल्कुल है, उसका कर्तव्य भी होता है। और महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहे। मंत्रिमंडल से क्यों बने रहेगा, राज्य की बात है तो राज्यपाल के होगा, यानी एक ही सही है, ऑप्शन ए। 86 क्वेश्चन नंबर देखें, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी की सूची क्या है? तो भाई यही है 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 वाला 11वीं सूची में, और नगर पालिका वगैरह को 12वीं में रखा जाता है। अब क्योंकि पॉलिटी अभी हुई नहीं है इसलिए हम बड़ा दावा तो करेंगे नहीं, हम तो आपको आंसर बता दिए। ये बड़ा सरल था, राष्ट्रपति महाभियोग की क्रिया, यदि थोड़ा सा ही पॉलिटी ऊपर रूप से पढ़ के जाए लोग तो आसानी से टिक करेंगे ऑप्शन सी। अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखें आप, 88। ये कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। तो किसको कर सकता है भाई? लोग कहाँ ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूज किया है लोगों ने, बी ऑप्शन की तरफ गए हैं। उसमें लिखा है जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो उसकी पहली इनिशियल स्टेज हो गई, पर ऑप्शन सी कहता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। भाई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश की भी तो पीछे भाई एक स्टेप पहले की बात कर रहा है, और उच्चतम न्यायालय अगली स्टेप है। तो कहने का आशा ये है कि भाई जो उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखता हो वही टिक करेंगे, यानी हो सकता है डाउट हुआ हो, बाकी आप ऑप्शन सी करें, क्योंकि उस समय प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में तो डाउट बना होगा। के.एम. मुंशी, यदि आप पॉलिटी के नोट्स पढ़ते हैं, किसी के भी नोट्स हो, शुरुआतों में ही लिखा होता है के.एम. मुंशी संविधान प्रारूप समिति के हैं, ठीक है ना। 89 का बी। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि बड़ा उस पर दम रखा जाए कि साहब मेरे नोट से आए, आप कहीं किसी भी जनरल किताबों से ही पढ़ना चालू करें, सब लिखा होता है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा कैसे होती? मंत्रिमंडल करता है। कौन का? संघ का मंत्रिपरिषद शुद्ध कैबिनेट हो जाती है, उसमें सभी लोग को शामिल रखा है। तो ऑप्शन करेंगे आप, और सभी से तो पूछेंगे नहीं भाई, इतना थोड़ी है कोई डिसीजन लेने के पूरी जनता बुलाएंगे, तो आप ऑप्शन सी टिक करेंगे, यानी संघ के मंत्रिमंडल, ठीक है। 91, अब ये साइंस वगैरह क्वेश्चन है। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्रायसोमी के कारण होने वाला विकार जो है वो है डाउन सिंड्रोम, यानी ऑप्शन बी कहेंगे हम। 92 को देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? नहीं वाले बहुत क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन होगा डी। 93 की तरफ चले हम। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो साहब चना दाल से तो होता नहीं है, सब खाते हैं। मूंग दाल से भी नहीं होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं तो कभी टिक करने ही नहीं होता है। तो कौन सी हुआ आपका? केसारी दाल। यदि आप वैसा भी कॉमन सेंस लगा दे तो अब भी आप टिक कर जाते हैं। ये क्वेश्चन जर्नल है, हमेशा आता रहता है एग्जामों में, ऐसा कोई 94 नंबर के, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? 1974। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको डायरेक्ट फैक्चुअल याद है तभी टिक करते हैं, यहाँ कंसेप्ट काम नहीं करते, ठीक ना। SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। आपको शुरू के ही 2 याद होते, कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, तो आगे का टिक देखने का ऑप्शन जरूरत ही नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन देखें। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेटिक्स के द्वारा किया जाता है? और आंसर है आपका सी, अपघटक द्वारा। बाकी तो स्वपोषी, ठीक है ना, खुद अपना बनाते हैं, उपभोक्ता जो अपन लोग हैं, ठीक है ना। प्राइम ओजोन परत की मोटाई, बहुत सरल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक था, साइंस पढ़ते ही हैं, ओजोन परत पढ़ाई जाती है, वहाँ बिल्कुल लिखाई जाती है, यानी डप्सन इकाई, ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन इतने हैं कि आप टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य शरीर में गीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है आपकी 7। 99, देखो ये 2013 का पूछ लिया है। मंगल ग्रह के लिए
भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? 2013 का था ये। तो कुछ क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है, उसकी टेंडेंसी रहती है ऐसी। वर्ष 2017 में इसरो ने किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे? बड़ा फेमस रहा था, है ना। आंसर है आपका डी, PSLV C37। इस तरीके से हमने आपको सेट सी के आंसर की भी देखी है। अब इस कट ऑफ पर बात की जाए कि कितना कट ऑफ होगा। देखो कंफ्यूजन रहा है पेपर में, तो कट ऑफ आप ये सोचोगे साहब बहुत ऊपर जाएगा, तो नहीं जाएगा। अब इस पर हम बात अभी आपको यहाँ बताएं कि साहब 80, 85 या 78, 70, तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। हमें थोड़ा इस पेपर को अभी और समय देने दो, मूल्यांकन करने दो। हम आपको एक क्लास और लेकर आएंगे जो उचित कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।